जावा के जंगलों में हुए बदलाव। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक जमाने में यह क्षेत्र अधिकांशतः बना साबित था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था। भारत और इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थीं। इंडोनेशिया में जावा की वह क्षेत्र है जहाँ डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। सन 1600 ईस्वी में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि जो उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बढ़ी तो यहाँ के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करें। 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विरोध को दबा दिया गया। 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा, तो डच उपनिवेशों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों जंगल तक पहुँच कर बंदी से छोड़ दी। उसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्य के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी, और वह भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीणों को मवेशी चुराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से चुराने वाले सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंड दिया जाने लगा। भारत की तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपर का निर्यात किया गया। जाहिर है कि पेड़ काटने, रथों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने पहले तो जंगलों में खेतों की जमीन पर तो लगान लगा दिया, और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए बेहतर उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इस व्यवस्था को ब्राउन डॉग डी के नाम से जाना गया। बाद में वन ग्राम वासियों को लगान माफी के बजाय थोड़ा थोड़ा मेहताना तो दिया जाने लगा, लेकिन बाहर भूमि पर खेती करने के अनेक अधिकार सीमित कर दिए गए। सन 1890 के आसपास सागौन के जंगल में ऐसे तो रामदू राम तुम गांव के निवासी हसुरोन टिको स्वामी ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल करना प्रारंभ कर दिया। उनका तर्क था कि कोई हवा, पानी, जमीन और कोई राज्य की बनाई हुई नहीं, इसलिए उन पर अधिकार नहीं हो सकता। जल्दी एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वालों में शामिल दामाद भी सक्रिय थे।
1907 तक 3000 परिवार उनके विचारों को मानने लगे थे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ शामिलवासियों ने अपनी जमीन पर लेकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान और जुर्माना भरने या बेकार करने से इनकार कर दिया। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगली जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। जगह पर जगह युद्ध कब्जे से ठीक कर डचों ने धस कर भागो नीति अपनाया, जिसके तहत आरा मशीनों और सौगात के विशाल लट को ढेर जला दिया गया, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग पाए। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बात करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्माण किया। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंग के बाद इंडोनेशिया वन सेवा के लिए जमीन को हासिल करना कठिन था। हिंदुस्तान की तरह यहाँ खेती और भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने के वन विभाग की जीत के बीच टकराव पैदा हुआ। 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका सरकारों को यह समझ आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदाय को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों को बार बार टकराव पैदा होते रहते। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ियाँ हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया। सरकार ने यह भी मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी चाहिए। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच गए। ग्रामीणों ने सरना, जेबरा, कुबू, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझ कर उनकी सुरक्षा की। कुछ गाँव के वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी करते रहे। इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देते रहे। स्थानीय वन समुदाय पर्यावरण और वन संरक्षण के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे।